अस्सलाम वालेकुम। हमने उसकी खसूसी नशियात पे खुशामदीद। मैं हूँ सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, इलेक्शन इस्लाहात बिल 2023 पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में मंजूर कर लिया गया है और इसमें बिलाखिर हुकूमत कामयाब हो गई इत्तेहादियों का एतमाद हासिल करने में। चूँकि एक एतराज़ था सेक्शन 230 के अंदर तरामीम के हवाले से, लेकिन इस हद तक तो हुकूमत ज़रूर कामयाब हो गई है कि जो निगरान हुकूमत है उसको इख्तियारात दे दिए गए हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मुआहिदों की कंटिन्यूएशन के हवाले से वो अहम फैसले कर सकती है। यानी रोज़मर्रा अमूर से बढ़ के इख्तियारात जो हैं वो दे दिए गए हैं। रज़ा रब्बानी साहब जो कि ख़ुद इत्तेहादी हुकूमत के, उन्होंने इन इख्तियारात को गैर मामूली करार दिया है कि ये गैर मामूली एक फ़ैसला है कि निगरान हुकूमत को इख्तियारात दे दिए जाएँ, हालाँकि उनके काम डे टू डे अफेयर चलाना है। इस तरमीम के बाद सवाल एक जहनों में ये उठता है कि आखिर इस मरतबा ऐसा क्या है कि डे टू डे अफेयर से बढ़ के निगरान हुकूमत को इख्तियारात दिए गए हैं। क्या इंतखाबात के मुलतवी होने का कोई अंदेशा है कि जिसकी वजह से केयर टेकर सेटअप के इख्तियारात जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं? ये एक बड़ा अहम सवाल है जो कि हर किसी के जहनों में है। और दूसरा नाज़रीन, इस पर हम PTI की बात भी करेंगे कि PTI की तरफ से भी, क्योंकि तहरीक इंसाफ की ज़ाहिर इलेक्शन के अंदर एक अहम स्टेक होल्डर है और इंतखाबात जब कॉन्टेस्ट कर रही होगी तो जो इंतखाबी इस्लाहात हुई हैं, बेसिकली ये इंतखाबी इस्लाहात जो हैं ये रूल्स ऑफ द गेम है। गेम से मुराद जो इंतखाबात हैं उसका जो एक रूल्स ऑफ द गेम है वो तय कर लिए गए हैं जो है इस्लाहात करके। तो PTI जो कि खुद भी इलेक्शन लड़ रही है, तो अली ज़फ़र साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, इस कमेटी का हिस्सा भी थे, उनकी तरफ से बाज़ाब्ता इनपुट दी गई, जो उनकी तरफ से एतराज़ात उठाए गए, उन्हें भी इन इस्लाहात के अंदर कंसिडर किया गया है। तो ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे सामने एक शिक गुजरी थी जनाब, जो तरमीम की गई है कि वो एक अच्छी चीज़ है कि जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं वो रात 2 बजे तक नताइज देने के पाबंद होंगे और बहुत अगर मसला होता है कनेक्टिविटी का तो अगले दिन सुबह 10 बजे तक उन्होंने हर सूरत में नताइज देने ही, ये आखिरी डेडलाइन है, नहीं देंगे तो जुर्माना होगा, सज़ा होगी। इसके अलावा एक थोड़ी सी ज़रा पाकिस्तान के हिसाब से अगर आप देखें, यहाँ की सियासत के अतबार से देखें तो वो शिक मुझे थोड़ी सी ज़रा नाकाबिल अमल भी लगती है कि कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए जो खर्चा रखा गया है, एक उम्मीदवार जो खर्चा कर सकता है वो जनाब 40 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक खर्चा कर सकता है। तो यहाँ तो जनाब जो खर्चा होता है वो पता नहीं कितने करोड़ों रुपए में खर्चा होता है और कई जगहों पे तो बहुत ज़्यादा ये मामला बढ़ जाता है। और जो सूबाई असम्बली की नशिस्त पे खर्चे की जो लिमिट है वो 20 लाख से लेकर 40 लाख तक रखी गई है, हालांकि शुरू ही काम करोड़ों से होता है। तो ये लाख वाला जो है ये एप्लीकेबल तो मुझे नज़र आ नहीं रहा ओवरऑल। इसके अलावा नाज़रीन, अगर हम बात करें मुल्क की सियासी सूरत हाल की, तो सिंध के अंदर एक बड़ी इन्हीं के स्टेज पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब केयर टेकर सेटअप बनना है, मुशावरत होनी है लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन की, सेंटर के अंदर भी, बलोचिस्तान के अंदर भी, सिंध के अंदर भी, चूँकि पंजाब और KP के अंदर तो निगरान हुकूमतें पहले ही आ चुकी हैं, तो सिंध के अंदर भी अपोजिशन लीडर को आज तब्दील कर दिया गया है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राना अंसार जो हैं वो पहली जो है अपोजिशन लीडर सिंध के अंदर बन गई हैं। खातून अपोजिशन लीडर हैं जो पहली बनी है सिंध के अंदर और इन्हें MQM के अलावा GDA की हमायत भी हासिल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नूर खान की हमायत भी हासिल है और आखिरी जो है 2 हफ्तों में जाके अपोजिशन लीडर तब्दील करने का मकसद तो फिर एक ही होता है कि आपको राजा रियाज की तलाश थी शायद, या MQM का भी फ़ायदा ही होगा कि वो इस मुशावरत के अमल का हिस्सा बन जाएगी, सिंध के अंदर अपना कोई नाम भी दे सकती है। तो इन सारे मामलों पे हम डिस्कशन करेंगे आज की ट्रांसमिशन में और PTI के वाले से भी अहम मामला हैं। इमरान खान को तलब कर लिया गया है जनाब यकम को मंगल के रोज़, यानी कि जो JET है साइफर केस के अंदर। मुज़म्मिल सरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं ट्रांसमिशन के अंदर और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब नज़ीर लगारी साहब और दीगर पोलिटिकल पार्टिसिपेंट्स भी ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद होंगे। नज़ीर लगारी साहब, पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ। जनाब, ये जो तरामीम आज की गई है ये कहा जा रहा है रज़ा रब्बानी साहब की तरफ जो कि खुद हुकूमत के इत्तेहादी हैं कि गैर मामूली इख्तियारात जो है दे दिए गए हैं केयर टेकर सेटअप को। आप क्या समझते हैं, आपके जहन में भी क्या यही शक इससे उभर रहा है कि ये जो इख्तियारात बढ़ाए जा रहे हैं केयर टेकर सेटअप के, कहीं ये इंतखाबात जो हैं उसमें ताख़ीर का एक अंदिया तो नहीं है, ये उस तरफ इशारा तो नहीं मिल रहा कहीं? अच्छा, कल तक जो हम सुन रहे थे वो ये था कि इसमें मेंशन भी कर रहे थे कि निगरान हुकूमत की मुद्दत को बढ़ाया भी जा सकता है। मुझे नहीं मालूम कि ये जुमला उसमें शामिल है या नहीं है, लेकिन अगर इख्तियारात बढ़ाए गए हैं, ये क्या फरमाया? लेकिन वो जुमला अब है नहीं है वो वाला। अच्छा चलें, तो हम इससे ये तासुर लेते हैं कि फरीकैन इस बात पर राजी हैं कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर कराए जाएँ, यानी 3 माह के अंदर अंदर इलेक्शन कराए जाएँ और ये 12 नवंबर तक किसी भी सूरत में इलेक्शन हो जाने हैं और इसकी कोई तरमीम नहीं, इस सिलसिले में कोई चीज़ शामिल नहीं की गई है, पहली बात। दूसरी बात ये कि एक गैर मुकम्मल कौमी असम्बली जो है उसके अंदर ये कैसे कानून पास हो रहा है, ये भारत कानून
जाने और उनका काम जाने। लेकिन जब आपको पता है कि पाकिस्तान की तारीख में वहां से लेते हैं हम, कम अज कम अपना मोहम्मद शुएब से लेते हैं जो वजीर खजाना थे, अयूब खान के वजीर खजाना से लेकर और शौकत तरीन तक, या इसहाक डार को भी हम क्या कहें, लेकिन यहाँ पर जितने भी वज़राए खजाना आए हैं वो आए हैं वहाँ से मंजूरी के बाद के, IMF की, वर्ल्ड बैंक की, सिटी बैंक की, किसी ना किसी से ताल्लुक होता था और यहाँ आ जाते थे। और जो मोइन कुरैशी आए थे और उनने बुनियादी किस्म के फैसले किए थे टैक्सेस लगाने के लिए और चीज़ों की, अशिया की, आपके फसलों के निर्खों की कीमतें मुकर्रर करने तक के भी फैसले किए थे। तो ये इस तरह के फैसले हमारे माजी में भी होते रहे और माजी में ऐसे हुक्मरान करते रहे हैं। अब इन्होंने इसको कवर दे दिया है, लीगल कवर, और मैं समझता हूँ कि ये कम से कम अल्फाज में ये ज्यादती है कानून के साथ और आइन के साथ और इस मुल्क के आइनी प्रोसीजर के साथ, जो एक ज्यादती है कि जब एक चीज मौजूद है, आइन के अंदर एक चीज मौजूद है, तो आप उस चीज को कैसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। और ये कि मुझे हकीकी तौर पर ये कंसेप्ट ही गलत लगता है कि जनाब कोई निगरान हुकूमत हो, जो भी सिटिंग गवर्नमेंट हो इलेक्शन कराए और इलेक्शन कराने के बाद अख्तियारात जो है इलेक्शन कमीशन के पास हो, जो नतायज हैं उसके मुताबिक इंतकाल इक़्तिदार हो। असल बात यह है कि ये ताकत के मराकज़ के इशारों पर जो चीज़ें की जाती हैं, फिर वो नतायज के फ़ायदे भी उसी को मिलते हैं जो इस तरह के फैसले करा रहे होते हैं। क्योंकि कभी कभार ये चीज़ें बैकफायर भी कर जाती है। मुज़म्मिल सुहरवर्दी साहब ये बताएं कि इस बाद 230 के अंदर जो की गई है, इख्तियारात डे टू डे से ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, रोज़मर्रा अमूर से बढ़ा दिए गए हैं, क्या शुबा है आपको कि ये जो इंतखाबात के डिले का खर्चा गवर्नमेंट को भी है, या कोई डिलिबरेट ऐसी कोई चीज़ है कि इंतखाबात डिले होने हैं और ये इख्तियारात इसलिए बढ़ा दिए गए हैं? नहीं, मैं नहीं समझता। देखें, अगर इंतखाबात डिले होने हैं तो ये शिक हो या ना हो वो डिले हो सकते हैं, और ये शिक हो या ना हो, क्या मोइन कुरैशी ने IMF से मुआहदा नहीं किया था? नया मुआहदा IMF से साइन किया था उन्होंने, तो क्या उस वक़्त ये शिक मौजूद थी? देखें, जब पाकिस्तान में कोई काम होना हो और रियासत साथ हो तो फिर कानून आइन इतनी अहम चीज़ नहीं होता। हमने कोई ये पंजाब और KP के इलेक्शंस में आपने देख ही लिया है ना, जब रियासत साथ हो तो फिर आप कर लेते हैं। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये शिक क्यों इस वक्त ज़रूरी थी और क्यों ये पास हुई है, ये ज़रूर एक सवाल है। मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान के मौजूदा माशी हालात हैं और जिस फाइनेंशियल क्राइसिस से हम गुज़र रहे हैं और जिस एज पे हम खड़े हैं, ऐसे में हम कोई 3-4 माह 5 माह की एक इनकम्बेंट गवर्नमेंट के मुतम्मल ही नहीं हो सकते। हमें जो भी बंदा इंस्टॉल करना है वो इख्तियारात के साथ करना है ताकि वो कुछ माशी फ़ैसले भी ले सके। हम 4-5 महीनों के लिए मुल्क में माशी फैसलों पर डेड लॉक नहीं लगा सकते। 4-5 महीने क्यों मुज़म्मिल साहब? ये तो 90 रोज़ के अंदर इंतकाल 1 महीना और लग जाता है इंतकाल इक़्तिदार होने में। ये आप 8 नवंबर को इलेक्शन कराएं तो 9 नवंबर को अगला वज़ीर आज़म आ जाता है, 15 दिन और लग जाते हैं। 2 हफ्ते लगते हैं। तो 15 दिन तो 3 माह और 4.5-5 माह, फिर वो आता है, कैबिनेट बनाता है, पहला कैबिनेट का उस समझते लेते लेते ब्रीफिंग्स लेनी शुरू करता है, 4-5 माह लग जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि एक नई गवर्नमेंट आती है तो उसको पूरी तरह टेक ओवर करने में 3-4 माह 5 माह लग जाते हैं। 90 डेज में इलेक्शन हुए या 60 डेज में हुए। हम तो इस वक्त डे टू डे फाइनेंशियल क्राइसिस से फाइट कर रहे हैं, रोज़ डॉलर के रेट से फाइट कर रहे हैं, हमें ऑयल पेमेंट्स करनी है, गैस का क्राइसिस है मुल्क में, बिजली की कीमतें बढ़ानी है, कम करनी है, टैक्सेशन के इश्यूज़ हैं, IMF की अगली ट्रांच के लिए नई शराइत हैं, वो हमने कोई चीज़ पूरी नहीं की है, उसको कवर अप करने के लिए नए टैक्स ही लगाने पड़ सकते हैं। आप कह दें कि जी निगरान हुकूमत के पास टैक्स लगाने का इख्तियार नहीं है, तो उस वक़्त हमारी IMF से किस्त रुकी हो, वो कह रहे हो कि आपका टारगेट पूरा नहीं है, आप नए और के टैक्स लगाएं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको मौजूदा जो हालात हैं पाकिस्तान के, उसके तनाजुर में भी देखा जाए। एक चीज़ इसमें और भी है मेरे ज़हन में जो आ रही है, नज़ीर लगारी साहब की तरफ से चलते हैं, वो कुछ शायद आपसे डिसएग्री करना चाह रहे हैं। नज़ीर लगारी साहब, शायद आप डिसएग्री करना चाह रहे हैं मुज़म्मिल साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा मुझे ये पूछना था कि एक नून लीग की ज़रा जो अभी गवर्नेंस है, जो लेगेसी है, वो कोई इतनी अच्छी लेगेसी छोड़ के ये गवर्नमेंट नहीं जा रही होगी। महंगाई, बैड गवर्नेंस के बहुत सारे मसाइल हैं,
तो कहीं ऐसे तो नहीं है कि कुछ चीज़ें मजीद जो सख्त फैसले जो थोड़े बहुत रह गए थे, जिनकी बात मुजम्मिल साहब भी कर रहे हैं, वो केयर टेकर सेटअप पे छोड़ के जा रहे हैं कि वो आके सख्त फैसले करें, नून लीग की थोड़ी सी सियासत ज़रा बच जाए, इसलिए इख्तियारात दे के जा रहे हैं कि वो आए और सख्त फैसले करें? असल में नून लीग को एक ऐसा इक़्तिदार मुंतकिल हुआ है जो कोई भी शख्स लेने को कबूल न करता, अगर थोड़ी सी भी अकल फहम के साथ होता, और अगर उसके दिल में ज़रा सा भी मुल्क के लिए हमदर्दी ना होती तो ऐसा करता कि चले भी ठीक है, मुसीबत क्यों गले में लें। एक नालायक, नाअहल, निकम्मा शख्स आपने मुसल्लत किया, और सबने मिलकर मुसल्लत किया था, जो भी ताकत के मराकज़ थे, सबने मुसल्लत किया इस मुल्क पर, जिसने मुल्क का बट्टा बिठा दिया, जिसने मुल्क को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसने सियासी, समाजी, माशरती ऐसा बहरान पैदा किया जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और उसके जो वो थे स्पॉन्सर थे, उसके जो फाइनेंसर थे, उसके जो प्रमोटर्स थे, वो ताकत के मराकज़ के अहम लोग थे, और उन्होंने समझा था कि ये आसमान से तारे तोड़कर हमारी झोली में आकर डालेगा। वो सब कुछ नहीं हुआ, वो था ही नहीं इस काबिल, वो कभी भी यानी इवन क्रिकेट में भी वो ऐसा नहीं था, वो बिल्कुल टोटल एक नॉनसेंस किस्म की सूरत हाल का आदमी था। वो किसी वर्ल्ड कप खुद चल के आ गया पाकिस्तान। जी क्या? तो वर्ल्ड कप खुद चल के पाकिस्तान आ गया क्या? जीत के लाया था सर अपनी? नहीं, वो खुद चल कर नहीं आया, उनको बाकायदा चलाया गया। उनको पहले कोहनियों के बल, घुटनों के बल, पेट के बल, फिर खड़ा करके चलाया गया, फिर दौड़ाया गया, फिर भगाया गया, फिर उसको तराशा गया, खराशा गया, मगर नहीं कर सके ना। ये नहीं होता है, ये आप इस तरह से थोड़ी लीडरशिप पैदा करते हैं। वो नहीं था, कभी भी लीडर नहीं था वो, उसके अंदर कोई खासियत नहीं थी जो लीडर होने की होती है। उसका पूरा बयाना देख लें, कोई भी किसी किस्म का स्टेटमैन इस तरह का आदमी होता है, नहीं था वो स्टेटमैन। और उसकी वजह से जो उसने इक़्तिदार छोड़ा, उसको कोई भी शख्स लेने को तैयार नहीं होता। ये इन्होंने लिया, अपने गले में ली है, एक मुसीबत ली है। अब ये भुगतेंगे, जो भी उसका नतीजा होगा वो भुगतेंगे। लेकिन बदनसीबी ये है कि उन्हें तारीख के बदतरीन लम्हे में ये इक़्तिदार मिला है, और उन्होंने ये इक़्तिदार लेकर कहते हैं कि जी हमने मुल्क को बचा लिया, डिफार से बचा लिया, लेकिन मुल्क शायद बच गया हो, इदारे भी बच गए हों, रूलिंग एलीट भी बच गई हो, हुक्मरान अशराफी भी बच गई हो, लेकिन अवाम नहीं बच सकेंगे। अवाम बदतरीन बहरान में और बदतरीन बदहाली का शिकार हैं, और वो बदहाली जो 2018 के बाद शुरू हुई वो अपनी इंतहा तक पहुंच चुकी है। वो बदहाली बढ़ती चली गई, वो कम नहीं हुई। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, अब आपको क्या लग रहा है कि इसहाक डार वाला तो मेरे साहब चैप्टर क्लोज हो गया, चूँकि वो जो एक 230 एक डी के अंदर जो तरमीम करके जो एक शिक है कि जो केयर टेकर वज़ीर आज़म है उसे ही शुड बी इम्पार्शल टू एनी पर्सन और ए पोलिटिकल पार्टी, वो उस पर तो तरमीम गालिबन नहीं की गई। आप लगता है कि इसहाक डार वाला जो चैप्टर क्लोज हो गया, या अभी भी आपको कहीं से उम्मीद लग रही है कि हो भी सकता है? वैसे मैं उसे मुकम्मल रूल आउट नहीं करता, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसहाक डार वाला जो है वो जवाब था उन तमाम के लिए जो हफीज़ शेख और कह रहे थे कि किसी माहिर मईशत को लाएं, और वो उनके और जो मुख्तलिफ नाम थे कि जी माहिर मईशत आएगा। वो तो बड़ी पावरफुल जगहों से नाम आ रहे थे भाई। तो वो उन पावरफुल जगहों को जवाब था मुस्लिम लीग नून का कि अगर फिर आप ऐसा सोचते हैं तो फिर हम माहिर मईशत अपना लगा देते हैं। अब अगर हफीज़ शेख को आप न्यूट्रल लेंगे, जो 2 हुकूमतों में, वो पॉलिटिकल नहीं है, 2 हुकूमतों में वज़ीर ख़जाना रहे हैं, मतलब मियां नवाज शरीफ के, मतलब उन्होंने पीटीआई के टिकट पे सेनेटर का इलेक्शन लड़ा हफीज़ शेख ने और हार गए। तो आपके लिए वो न्यूट्रल है और इसहाक डार न्यूट्रल नहीं है कि वो सेनेट का इलेक्शन जीत गए। मतलब अब जो लोग हफीज़ शेख को मार्केट कर रहे थे वो ये क्यों नहीं बता रहे थे कि वो पीटीआई के टिकट पे सेनेट का इलेक्शन लड़ा और उनको अपनी पार्टी के लोगों ने वोट नहीं डाला। उनका तहरीक इंसाफ के साथ कोई आइडियोलॉजिकल उनका नहीं थी। ये क्या बात हुई? उन्होंने पीटीआई के टिकट होल्डर हैं, वो तो आप आइडियोलॉजिकल क्या होता है? वो आज आप उन्हें वजीर खजाना बना दें, आईपीपी की तरफ से वो उनका टिकट भी ले लेंगे। वो तो अलमिया है, नून लीग बना रही है वजीर खजाना, वो नून लीग का टिकट। समर अब्बास साहब, वो पूरी तहरीक इंसाफ का अलमिया है। कौन खड़ा है? परवेज खटक को बना लें
जहांगीर तरीन को बना लें, फवाद चौधरी को बना लें, असद उमर को बना लें, शाह महमूद को बना लें, फिर उस नजरिए के साथ तो कोई भी नहीं खड़ा, वो नजरियाती पार्टी नहीं थी, फिर आप कह लें। मेरा मतलब है कोई भी नहीं खड़ा, लेकिन क्या वो पीटीआई के टिकट होल्डर हैं कि नहीं है सेनेट के? ये जो आप बात करें वैसे बड़ी खतरनाक चीज है कि ये जवाब था, यानी अब मामला जवाब देने तक पहुंच गए। बिल्कुल, अगर कोई, मैं समझता हूं कि जो लोग रजा बाकर या हफीज शेख या इस तरह के नामों को मार्केट कर रहे थे कि जी पाकिस्तान बड़े सख्त माशी हालात का शिकार है, तो एक माहिर मईशत को बुलाया जाए, और वो कह रहे थे इस्लामाबाद में आके माहिर मईशत ने डेरे भी लगा लिए हैं और उसके ने अचकन भी चला ली है, तो उसका जवाब था कि अगर पीटीआई का टिकट होल्डर निगरान वजीर आजम के लिए मार्केट हो सकता है तो फिर हमारा वजीर खजाना क्यों नहीं हो सकता? मेरा मतलब है आप लोग हफीज शेख को तो बड़ा न्यूट्रल समझते हैं और इसहाक डार को नहीं समझते। भी उसके बाद भी पीटीआई का टिकट था, वो हार गया, वो जीत गया, इतना ही फर्क है ना। इलेक्शन तो दोनों ने एक इसलिए हार गया कि वो पीटीआई उसे ओन नहीं करती थी। उन्हें जब टिकट दिया सेनेट का था, तो भाई जब आपने सेनेट का टिकट दिया तो ओन क्या करना होता है? जिसको आप टिकट देते हैं अपना निशान देते हैं। सेनेटर वो तो पीटीआई का वजीर खजाना था भी नहीं, वो तो बाजवा साहब का वजीर खजाना था। पता नहीं वो हुकूमत तो देखें जितने अच्छे काम हुए हैं वो इमरान, एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान ने कहा है और काजी फायद ईसा का रेफरेंस जनरल बाजवा ने भेजा है। रूस से तेल इमरान खान लेने गए थे और जो ये हफीज शेख जो है वो जनरल बाजवा ने लगाया था। ये अब आप बात छोड़ दें, मेरा मतलब जो अच्छे काम हैं जिनका क्रेडिट लिया जा सकता है वो उनको देते हैं, जितने बुरे काम है वो बाजवा साहब को देते हैं, या सारा बाजवा साहब को देते हैं या सारा इमरान खान को देते हैं। ये जो आप बीच में डिवीजन लेके आते हैं ना, वर्ल्ड कप उसने जीता था और उसने जो है हफीज शेख को लगाना कोई बुरा काम था? कोई नहीं, अगर अच्छा काम था तो इमरान खान उसका भी क्रेडिट ले ले, फिर आप मान लें कि वो इमरान खान का कैंडिडेट है। जब मैं आपको ये कहता हूं कि वो इमरान खान का कैंडिडेट है, मैं तो विदाउट एनी जो है ना अपनी उसके मैं एक फैक्ट बयान कर रहा हूं, इसमें मेरी ओपिनियन नहीं, मैं भी फैक्ट बयान कर रहा हूं कि वो पीटीआई का टिकट होल्डर है। सेनेट का इलेक्शन उसने पीटीआई के टिकट से लड़ा, फैक्ट है। ये फैक्ट नहीं है, बाजवा साहब ने लगाया था उनको। नहीं, ये फैक्ट नहीं है कि उसने बल्ले के निशान पे सेनेट का इलेक्शन लड़ा, फलां को दे दें, ये तो बात नहीं बता यार। इमरान खान ने दिया कि नहीं दिया? वो तो सारी पीटीआई बाजवा साहब ने बनाई है। लगारी साहब ने किस्सा ही मुका दिया सारा। जी लगारी साहब ने किस्सा ही मुख्तसर कर दिया। मैं यही कह रहा हूं कि इमरान खान को भी तो बाजवा साहब ने लगाया था ना। ये इमरान खान कयामत तक इलेक्शन नहीं जीत सकता था, ये तो मैनिपुलेट किए गए। ये इलेक्शन इंजीनियर कभी भी तारीख कभी भी इस बात का अगर जायजा लेगी, कभी भी तारीख में इन्वेस्टिगेशन होगी। यार ये क्या बात हुई कि 5-6 बजे जब इलेक्शन की पोलिंग खत्म होने का वक्त होता है तो आप उठाकर तमाम उम्मीदवार को, हम लाइव ट्रांसमिशन में बैठे थे, सुबह से ट्रांसमिशन में बैठे थे। 5 बजे के बाद हमारे पास खबरें आने लगी। 6 बजे तक तो ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान से 6:30 बजे तक सारे जो वो थे। बिफोर आई गो फॉर अ ब्रेक, तो ये आज जो इंजीनियरिंग हो रही है ये उसी इंजीनियरिंग का रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है? फिर नहीं, आप मुझे बताएंगे, मैं उसकी आप निशानदेही करेंगे, मैं आपके साथ हूँगा। कोई भी इंजीनियरिंग काबिल कबूल नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग हो रही है 1970 से लेकर 2023 तक जो कुछ हो रहा है, हम किसी भी इंजीनियरिंग को नहीं मानते हैं। ये सारी गलत हो रही है। ठीक है, आपको पता है, मैं बताता हूँ आपको, आप वक्फे पर जाने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ इस मुल्क में यह भी हुआ है कि कम्युनिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी का निकाह कराया गया, दोनों एक पेज पर रहकर इलेक्शन लड़ी हैं। आपको मैं बताऊंगा ये। जी हाँ, चले ब्रेक के बाद आके इस पे डिटेल बात करते हैं, देख लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है मुल्क की सियासी सूरत हाल पर, पर्टिकुलरली जो इंतखाबी इस्लाहात की गई हैं और आगे चल के जो निगरान सेटअप आना है, किस तरह का निगरान सेटअप होगा, इंतखाबात वक्त पर होंगे या नहीं होंगे। नज़ीर लगारी साहब, ब्रेक से पहले आप अपनी बात मुकम्मल करना चाह रहे थे, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, फिर हमने आगे बढ़ना ज़रा डिस्कशन को। नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा था कि यहाँ पर सियासत में जो कुछ भी हुआ है वो हमने रियासत को, रियासत के इदारों को, रियासत के जो तौर तरीके हैं, कवानीन हैं, वो सब हमने कॉलोनियल सिस्टम से बारो किया। हम उसी के साथ चल रहे हैं, आज भी हम उसी के साथ चल रहे हैं। और हम इलेक्शन मैनिपुलेट होते हैं हमारे यहाँ, और 70 से लेकर अब तक इलेक्शन मैनिपुलेट होते आए हैं। हम चाह रहे हैं कि इलेक्शन मैनिपुलेट नहीं होने चाहिए और किसी भी सूरत में लाडलों को गमलों में उगाने का सिलसिला बंद होना चाहिए और लाडलों के लिए क्यारियां बनाकर उन्हें अंगूरी की तरह काश्त नहीं करना चाहिए, पनीरी की तरह काश्त नहीं करना चाहिए। सही है मुज़म्मिल साहब।
ये लाडले बदलते रहते हैं वक्त के साथ साथ। आजकल वैसे भाई देव आपकी नज़र में लाडला कौन है पाकिस्तानी सियासत का? किसका? सियासत का लाडला? शहबाज शरीफ। ताकतवर हल्कों का लाडला? शहबाज शरीफ। जो हल्के मैटर करते हैं उनका लाडला? शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ नहीं है इस वक्त तो शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ लाडला? शहबाज शरीफ लाडला है, कहना है तो आप वो लाडला इस वक्त है और नज़र आ रहा है। इसमें क्यों है लाडले इतने? उनकी अंडरस्टैंडिंग इस वक्त ठीक है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। उन्होंने 1.5 साल एक मुश्किल कोalition चलाया है। हम सब आसिफ जरदारी को बहुत क्रेडिट देते थे कि उन्होंने मुफाहमत के साथ एक जो है इत्तेहादी हुकूमत का टेन्योर 5 साल पूरा किया, जबकि उनके पास अददी अक्सरियत पूरी नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक हुकूमत कामयाब तौर पे चलाई सियासी तौर पे। अब आप देख लें कि एक हुकूमत जिसके पास एक पार्टी जिसके पास अददी अक्सरियत पूरी नहीं है, उसने पूरी हुकूमत अपनी चलाई शहबाज शरीफ ने, और इस्टेब्लिशमेंट को भी साथ लेके चला, तनाज़ा नहीं पैदा होने दिया। उनको साथ लेके नहीं चले, वो उनको लेके चली साथ मेरे ख्याल से। वो जिस तरह क्रेडिट दे रहे होते हैं कि फलां काम भी उन्होंने करवाया, ये पैसे भी उन्होंने लेके दिए, IMF प्रोग्राम भी उन्होंने करके दिया है, देखिए मैं आपको एग्रीकल्चर रिवाइवल का प्रोग्राम भी वो दे रहे हैं, हम उनके VN पे चल रहे सारा। तो उन्होंने आर्मी चीफ लगाया भी तो ना, जो सबसे मुश्किल फैसला था जो इमरान खान साहब ना कर सके। फैसला था भाई शहबाज साहब से ज्यादा वो फैसला मियां नवाज शरीफ का था। दस्तखत तो शहबाज शरीफ के होने थे। इमरान नवाज शरीफ साहब तो लंदन बैठ के उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि ये कर दें, ये कर दें, और उसके दरमियान जो नशेबो फराज थे के ऊपर भी हैं। शहबाज साहब तो फ्लेक्सिबल थे बाजवा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से। उनको होना चाहिए था, ताकि उन्होंने वक्त नहीं गुजारना था। नवंबर उन्होंने बाजवा साहब को आखिरी दिन तक लेकर आए, वरना अगर पहले दिन वो कहते थे कि मैं भी बाजवा साहब को नहीं चाहता, तो बाजवा साहब आखिरी दिनों की बात कर रहा हूँ मैं, आखिरी दिनों की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पॉलिसी और पोस्चर का खेल था, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत हिकमत से किया गया वो काम। आज मतलब इमरान खान तो उन्हें ताहयात एक्सटेंशन देना चाहते थे, फिर अगले इंतखाबात तक दोबारा एक्सटेंशन देना चाहते थे। आज वो उनको जनरल बाजवा बड़ा बुरा नज़र आता है। वो तो आखिरी दिन तक जनरल बाजवा को बरकरार रखने के लिए सारा खेल खेल रहे थे कि जनरल बाजवा इलेक्शन तक बरकरार रखे रहें। निकाला तो फिर शहबाज शरीफ ने उसको, सही कोई इमरान खान ने तो नहीं निकाला जनरल बाजवा को। ठीक है, अच्छा नज़ीर कारी साहब, हम सेंटर में बात करते हैं राजा रियाज की कि जो हुकूमत है उसी की पिच पे मौजूद हैं जो अपोजिशन लीडर हैं, एक ही वो पिच के ऊपर हैं, एक ही वेवलेंथ के ऊपर हैं, सियासी तौर पर भी, नज़रियाती तौर पर भी, दीगर चीज़ों के हवाले से भी। सिंध के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पर भी आज लीडर ऑफ द अपोजिशन को तब्दील वो यानी कि MKM ने अपनी बना ली है। अल्दो उन्होंने नंबर ज़्यादा शो किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो थे वहाँ पे अपोजिशन लीडर, उन वो 35 वोट लेके बने थे वहाँ पे। इनके पास जो है 39 अरकान की हिमायत हासिल है, लेकिन ये आखिरी हफ्ते 2 हफ्तों के लिए जाके लीडर ऑफ द अपोजिशन लगाना, क्या आपको नज़र आ रहा है कि केयर टेकर सेटअप के अंदर ये पीपल्स पार्टी की रजामंदी से सब कुछ हुआ, या फिर MKM की अपनी एफर्ट थी सारी कि वो इस डिस्कशन के अंदर शामिल हो गए PTI को बाहर करके? नहीं, मेरे ख्याल में MKM अपना एक रोल रखना चाहती है, और उसने इसलिए ये लीडर ऑफ अपोजिशन की तब्दीली की बात की है। और लीडर अपोजिशन तो और नोटिफाई होते हैं कि नहीं होते हैं, क्या मुझे नहीं मालूम कि वो जो खातून है उनको अच्छा नोटिफिकेशन हो गया है, लेकिन आपको पता है मैं याद दिलाता हूँ 2002 की असम्बली में अक्सरियती पार्टी के रहनुमा मखदूम अमीन फ़हीम थे, लेकिन स्पीकर चौधरी अमीर हुसैन ने मखदूम अमीन फ़हीम को नहीं बनाया था, ना माना था, और कहा था कि ये नहीं बना सकता, मेरी सवाबदीद है, मैं मौलाना फजल रहमान को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाता हूँ, और वही बने रहे थे आखिर वक्त तक, और अमीन फ़हीम नहीं बने थे। तो एक तरीका ये भी रहा है। आप ये माजी आपका हाल ही का ज़माना को ज़्यादा वो नहीं है, 20 साल गुजरे हैं 2002 के इलेक्शन को, और वो उस वक्त भी यही हुआ था कि लीडर ऑफ अपोजिशन अक्सर पार्टी का नहीं बनाया गया और एक वोट से वज़ीर आज़म को मुंतखब कराया गया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया लगारी साहब, आपने ट्रांसमिशन में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ट्रांसमिशन में यहाँ वक्त 8 बजे के हेडलाइंस के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे हमारे साथ।